नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं जो कि सिलेबस में जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है उसकी जो ऊंचाई है वो अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर के करीब जो है वो है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थान आते हैं। अभी जो डांस करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी ये कहाँ पर मिली थी? ये मोहनजोदड़ो में जो था वो मिली थी। मोहनजोदड़ो में ये मूर्ति जो था वो मिली थी और ये मूर्ति जो था वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, कांसे की जो था ये मूर्ति बनी हुई थी। लगभग 11 सेंटीमीटर की ये मूर्ति जो था वो थी। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की तो वो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे ये आता है और ये जो है वो इसकी खोज की गई थी रखालदास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज जो था वो की गई थी। मोहनजोदड़ो में हमें मृतकों का टिल्ला देखने को मिलता है, यहाँ पर अन्नागार देखने को मिलता है ग्रीनरी टाइप में, यहाँ पर कांसे की नगर नर्तकी की मूर्ति मिलती है देखने को, यहाँ पर पशुपति के अंकन की मोहर जो है वो मिलती है, पशुपति के जो साइन है वो बना हुआ है उसके ऊपर वैसी मोहर जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है वो मोहनजोदड़ो में मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब बात की जाती है तो हड़प्पा की बात करना भी ज़रूरी है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में आता है और ये रावी नदी के किनारे जो है वो आता है। हड़प्पा की खोज जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। लगभग 1921 में जो था वो हड़प्पा की खोज जो था वो की गई थी। हड़प्पा में भी अलग अलग चीज़ें जो था वो मिली थी, जैसे कि यहाँ पर कब्रिस्तान मिला था, यहाँ पर जो था वो शंख का बना बैल मिला था, 6 अन्नागार यहाँ पर मिले थे। इस तरह की चीज़ें जो था वो हड़प्पा में मिली थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यही हम अभी कवर करेंगे। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो अभी चलते हैं। क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो ये ममलूक राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जो था वो किया गया था? ममलूक जो राजवंश था उसका अंत जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसका अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो था वो किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना की हम बात करते हैं। खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही की गई थी। इसने जो था वो ममलूक, ये जो वंश था, राजवंश था, इसको समाप्त करके जो था वो अपना खिलजी साम्राज्य जो था वो बसाया था। और अगर फिरोज खिलजी की बात की जाती है, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसकी बात की जाती है, तो इसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 के बीच में जो था वो रहा था। इतने इसका कार्यकाल इस दौरान जो था वो रहा था। और अगर हम बात करते हैं 1296 की तो जलालुद्दीन अपने भतीजे जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था इससे मिलने गया हुआ था और यहाँ पर जब ये मिलने जाता है तो उसका भतीजा जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था वो धोखे से जो था वो इसको मार देता है और खुद जो है वो फिर सुल्तान बन जाता है। बाकी खिलजी वंश में अलग अलग और भी शासक रहे। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, फिर इसको मारकर अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ टाइम तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया था, खुसरो शाह आया था। तो ये सब खिलजी वंश के शासक थे। फिर बाद में इसके बाद तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो था वो की गई थी। और इससे भी पहले हमें देखने को मिलता है कि गुलाम वंश जो रहा उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए, इल्तुतमिश आए, उसमें ही जो है हमें रजिया सुल्तान भी देखने को मिलती। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की जब भी बात करते हैं तो कुतुब मीनार का मेंशन जो है वो करना जरूरी है। कुतुब मीनार की जो नींव जो रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई थी, परंतु जो कुतुब मीनार थी उसका काम जो पूरा करवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो काम पूरा करवाया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हमने बेसिक्स ही पढ़ ली। ठीक है जी, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी। तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, आपने बताना है
कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे फिर गलत पूछा गया होगा, जो भी पूछा गया होगा वो बताएंगे। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। बोलते हैं इन द इंसिडेंस ऑफ काकोरी द मेन कॉन्स्पिरेटर वॉज राम प्रसाद बिस्मिल, कि काकोरी की घटना में जो मुख्य साजिश करता था वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। और दूसरे में बोलते हैं काकोरी ट्रेन रोबरी इंसिडेंस टुक प्लेस 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925, कि काकोरी ट्रेन डकैती जो था वो 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर जो था वो हुई थी। और तीसरे में हम बोलते हैं रोबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनके HRA के द्वारा जो था इस रॉबरी को जो था वो ऑर्गेनाइज जो था वो किया गया था। अगर हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज नॉट इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जो है वो बतानी है। सबसे पहले ये जो काकोरी जो कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, काकोरी जो घटना हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। ये जो काकोरी घटना हुई थी ना, बोलते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो था वो इसके मुख्य साजिश करता थे। तो ये बात बिल्कुल सही थी, राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य साजिश करता थे। परंतु ये अकेले नहीं थे, इसमें अशफाक उल्लाह भी थे, रोशन लाल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, ये सब जो था वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये 2-3 लोग जो था वो इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि इसमें टीम बहुत बड़ी थी, परंतु जो मुख्य थे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान उल्लाह और रोशन लाल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, ये सब थे। और इनको फांसी भी जो था वो इस कांड के लिए दी गई थी, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी के लिए। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। बोलते हैं काकोरी जो रोबरी हुई थी, ये इंसिडेंट जो था वो लखनऊ में होता है, टुक प्लेस 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर 9 अगस्त 1925 को जो है वो होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये 9 अगस्त 1925 को ही लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट भी सही यहाँ पर दी गई है। ध्यान रखना है कि जो ट्रेन लूटी गई थी, जहां से खजाना लूटा गया था, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन कर उसका नाम था। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी में बोलते हैं रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कि इस रॉबरी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात भी सही दी गई है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट भी आपके पास सही दी गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना लगभग 1924 में की जाती है और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जो था वो इसमें मुख्य जो था वो हुआ करते थे। ठीक है जी। तो इनकरेक्ट बताना है आपको, इनमें से सारी ही स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज भी किया कि क्यों कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, और सही के साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडिशनल जानकारी भी काकोरी जो कांड है उसके बारे में मिल गई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी भी ये क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, जो ईस्ट की ओर नदियां बहती हैं, पूर्व की ओर नदियां बहती हैं, वो कौन सी जो है वो नदियां आती हैं। यहाँ पर गोदावरी दिया गया है, तापी दिया गया है, कृष्णा दिया गया है, नर्मदा दिया गया है, ये नदियां यहाँ पर जो है वो दी गई हैं। अब देखिए कौन सी नदियां ऐसी हैं जो ईस्ट की ओर जो है वो बहती हैं। सबसे पहले हम गोदावरी नदी की बात करेंगे, फिर तापी की, फिर कृष्णा की, फिर नर्मदा की। गोदावरी जो है वो पेनिसुलर रिवर है और लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर जो है ये आती है, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये वेस्टर्न घाट में नासिक डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है वहां से ये निकलती है, लगभग 1500 किलोमीटर ये बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है वो फाइनली गिरती है। और ये नदी जो है वो अलग अलग स्टेट्स को जो है वो टच करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन बेसिन्स को जो है ये टच करती है। और इसको जो है वो दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा इसको बोला जाता है, साउथ इंडिया की गंगा एक तरह से दक्षिण गंगा, क्योंकि साउथ में ये बहती है तो दक्षिण गंगा इसको बोल देते हैं। और ये आपने ध्यान रखना है कि गोदावरी जो है ना ये ईस्ट की ओर जो है वो बहती है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी नदी की बात करते हैं, तापी नदी है ना, इसका आपने ध्यान रखना है कि सतपुरा रेंज से ये निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो है ये निकलती है। और ये जो है वो ये नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर जो है वो गुजरती है। लास्ट में ये जो है वो अरबियन सी में जाकर गिरती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ना कि ईस्ट, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है।
और आगे कृष्णा नदी की बात जो है वो की गई है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा जो है ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वरम से ये निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर के करीब ये बहती है। फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर ये पहुंचती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन स्टेट्स को जो है वो टच करती है। और ये जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो आती है, ये ईस्ट की ओर जो है वो बहती है। और उसके बाद नर्मदा नदी जो है वो दिया गया है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा जो है वो अमरकांतक हिल्स मध्य प्रदेश से जो है वो निकलती है और ये वेस्ट की ओर बहती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ये आती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये आती है। और ध्यान रखना है आपने कि ये निकलती कहाँ से, तो अमरकांतक की पहाड़ियों से जो है ये निकलती है। नर्मदा नदी का भी पता चल गया। तो यहाँ पर बोला गया था ईस्ट फ्लोइंग रिवर। पहली ईस्ट फ्लोइंग है गोदावरी और तीसरी ईस्ट फ्लोइंग है कृष्णा। तो ओनली 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जहां पर भी 1 और 3 दिखे बिल्कुल टिक कर दीजिए, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी और जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो है डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने सीरियसली जो है तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप अपने जो एनर्जी आप यहाँ पर लगा रहे हैं उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, तो ये आपके पास सही मौका भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि पीजीटी का भी एक ऐसा ही मौका था, अब जिनके हाथ से जा चुका है वो जा चुका है। अभी टीजीटी का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। टीजीटी अगर आप टीचिंग लाइन में बात करते हैं तो आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये सही अपॉर्चुनिटी और मौका है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपने स्टडी को प्रॉपर शेप देने का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोलते हैं। बोलते हैं पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। बोलते हैं कि पोडू एक जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप है, झूम खेती है पोडू। बोलते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ये लोकप्रिय है। देखो पोडू कर जो है ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन आती है और ये जो है वो उड़ीसा स्टेट में जो है वो प्रचलित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी पढ़ रखा है, इसको अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए इंडिया में जो है जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन होती है जैसे कि बिवार और धैया होगी, ये मध्य प्रदेश में होती है। पोडू और पेंडा ये एक ही है, ये आंध्र प्रदेश में होती है, परंतु आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये उड़ीसा में भी जो है वो प्रचलित है। जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया वहां पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं था। अगर मान लो उड़ीसा ऑप्शन में न देकर वहां पर आंध्र प्रदेश दिया गया होता तो आंध्र प्रदेश भी सही आंसर होना था। पामाधाबी हो गया, कोमन हो गया, ब्रिंगा हो गया, ये उड़ीसा में प्रचलित है। कुमारी हो गया, ये वेस्टर्न घाट में प्रचलित है। वेल्लार और वाल्टर हो गया, ये साउथ ईस्ट राजस्थान में प्रचलित है। और खील हो गया, ये हिमालयन बेल्ट में प्रचलित है। कुरवा हो गया, कुरवा झारखंड में प्रचलित है। झूमिंग हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो झूमिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म ऑफ ये जो है वो कल्टीवेशन के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग नाम से एक तरह से जाना जाता है इसको। तो ये आपने जान लिया, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश का है ओरिजिनली, परंतु आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये उड़ीसा में भी जो है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर उड़ीसा के बजाय आंध्र प्रदेश लिखा गया होता तब भी ये सही आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश माना जाना था। ठीक है जी, इतना ही हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये इतना इसके बारे में हो गया, पोडू पेंडा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही जो है वो दी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है। बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1957 की। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो था वो अपॉइंट की गई थी। अशोक मेहता कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1977 की। अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट 1977 में सबमिट की थी। और GVK राव कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1986 की। GVK राव कमेटी ने जो था वो 1986 में जो था वो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। LM सिंघवी कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1987 की। LM सिंघवी के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1987 में जो था वो सबमिट की गई थी। तो इन कमेटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि किस कमेटी को कब अपॉइंट किया गया, किसने अपनी रिपोर्ट जो था वो कब सबमिट की थी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी है, ये 1957 में ही अपॉइंट की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर दी गई।
ये कमेटी जनवरी 1957 में अपॉइंट की गई थी और नवंबर 1957 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर देती है। तो पहली तो बिल्कुल सही हो गई। दूसरी में बोलते हैं अशोक मेहता कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1977 कि अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब अशोक मेहता कमेटी दिसंबर 1977 में ये अपॉइंट की जाती है और ये एक रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्ट तैयार करती है अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। अगस्त महीना था 1978 ये था जब इसने इस रिपोर्ट को जो था वो सबमिट किया था। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई, ये 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। हाँ, अपॉइंट 1977 में ही ये हुई थी। आगे बोलते हैं GVK राव कमेटी के बारे में कि GVK राव कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1986 में सबमिट की गई थी। देखिए ये जो GVK राव कमेटी थी ये जो था वो 1985 में जो था वो अपॉइंट की गई थी। 1985 में ये अपॉइंट की जाती है और ये कमेटी जो है वो 1986 में अपनी रिपोर्ट देती है। ये बात सही दी गई है। तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली भी सही थी। और चौथी स्टेटमेंट बोलते हैं LM सिंघवी कमेटी के बारे में। LM सिंघवी कमेटी जो था वो 1986 में अपॉइंट की गई थी। राजीव गांधी सरकार उस टाइम हुआ करती थी जब इसको अपॉइंट किया गया था और इसने पंचायती राज में बहुत ज़्यादा सारे चेंजेस जो था वो लाए थे। और इस रिपोर्ट की जो इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 1987 में आती है। ये बात भी बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। तो पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट आपके पास सही है, दूसरी आपके पास गलत है। ऑप्शन सी जो है वो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपने बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, इन कमेटीज के बारे में जान लिया। हाँ, कब ये अपॉइंट की गई थी और कब इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने जाना, डिटेल से जाना, उनके बारे में हमें जो है वो जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द वर्ड सेकुलर वाज एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बोलते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संवैधानिक संशोधन से जो था सेकुलर शब्द जो था वो हमारे संविधान में ऐड किया गया था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अलग अलग टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई हैं और अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो सेकुलर शब्द भी ऐड है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो ऐड किया गया था। हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, परंतु अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 भी दिया गया है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 भी दिया गया है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो हमेशा याद रखना है कि जब भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी तो वो 1976 की ही होगी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। हमारे जो प्रियम्बल है उसमें ध्यान रखें, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्टिक और सेकुलर, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। इसमें जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने 26 डे ऑफ नवंबर 1945 को एडॉप्ट जो था वो इसको किया था। तो 26 नवंबर 1949 भी आपने ध्यान रखना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी शब्द आपने ध्यान रखने। कॉन्स्टिट्यूशन में इन शब्दों के बारे में भी बात की गई है। तो अभी प्रियम्बल को डिटेल से नहीं जानते हैं हम, फिलहाल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जान लिए। जो सेकुलर शब्द कैसे ऐड हुआ था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, वो भी हमने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में जनगणना की बात की गई है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली। तो मेल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी। देखिए, अगर पुरुषों की साक्षरता दर के बारे में हम बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जो मेल लिटरेसी रेट था वो कितना था, वो था 82%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 74% है और इसमें से अगर आप मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये 82% जो है वो अप्रोक्सीमेटली आता है। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 65% अप्रोक्सीमेटली जो है वो आता है और सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो केरल का जो है वो आता है। केरल का लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली 93% आता है और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का जो है वो आता है। बिहार का लिटरेसी रेट 63% अप्रोक्सीमेटली जो है वो आता है।
तो ये है इंडिया के लिटरेसी रेट के आंकड़े। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80% जो है वो आता है। 82.80% हिमाचल का लिटरेसी रेट है। और जो मेल लिटरेसी रेट है वो जो है वो 89% है हिमाचल का। फीमेल लिटरेसी रेट जो हिमाचल का है वो 75% अप्रोक्सीमेटली जो है वो है। तो ये आपने लिटरेसी रेट हिमाचल का भी ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपने पूरे इंडिया का भी ध्यान रखना है। हिमाचल को जो है वो पूरी तरह से लिटरेट स्टेट अभी घोषित किया गया है, तो वो हमने गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन अलग से पढ़ा भी था। देखिए ये हमारी जो वीडियोज होती हैं डेली की, ये 20-25 मिनट के करीब होती हैं। और अगर आप डेली की वीडियो डेली देखते हैं ना, तो यहाँ से आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। यहाँ से जो है वो आप नई चीज़ें डेली सीख पाते हैं। अगर इनको आप बर्डन बनाकर करेंगे ना, मतलब आज का काम कल, कल का काम परसों, फिर पेंडिंग हो जाता है काम। कभी भी वैसी हैबिट ना डालें। 20-25 मिनट अगर आप दिन की अपनी पढ़ाई में दे रहे हैं तो आपका हर एक सेक्शन यहाँ से रिवाइज हो जाता है और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है। जब तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना कि आलस को त्यागना पड़ेगा। आलस कर कर जो है वो आप अपनी स्टडी को बहुत पीछे ले जाएंगे। हमेशा कोशिश करें कि आज का काम आज, कल का काम कल। सक्सेस जो हुए हैं अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स, हमेशा उनकी यही एक बात रही है कि आज का काम आज किया, कल का काम कल, परसों का काम परसों। तो ये प्रॉपर शेड्यूल आपका भी होना चाहिए, तभी सक्सेस जल्दी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है वो बोला जाता है साइनेप्स, जो है वो उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है वो साइनेप्स जो है वो इसका सही आंसर है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड आ साइनेप्स। देखिए न्यूरॉन जब आप बनाएंगे तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा। इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा और यहाँ पर दो न्यूरॉन जो हैं ये बनेंगे और इसमें जो है एक न्यूरॉन ऐसा ही सेम यहाँ पर भी बनेगा और इनके बीच का जो गैप होगा उसको जो है वो साइनेप्स बोला जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो क्या बोला जाएगा? इसको साइनेप्स जो है वो बोला जाएगा। और ये जो न्यूरॉन बने हैं ना, इनके बीच में जो सेल्स बने हुए हैं, इनके बीच का जो गैप है उसको एक्सॉन जो है वो बोलते हैं। एक्सॉन उसको बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सॉन अलग से है, साइनेप्स जो है वो अलग से है। साइनेप्स ही पढ़ेंगे, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइकली टू बी। तो एक सॉल्यूशन, एक घोल जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। इसका पीएच कितना होगा? अगर हम पीएच की बात करते हैं कि इसका पीएच कितना होगा, तो इसका पीएच जो है वो लगभग 10 के करीब होगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। अब पीएच के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पीएच के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस चीज़ का पीएच जो है वो पूछा जाता है। जैसे कि प्योर वाटर का पीएच जो है वो पूछ लिया जाएगा, तो प्योर वाटर का पीएच जो है वो 7 होता है। अब पीएच में भी क्या होता है, पीएच में एसिडिक और बेसिक बेस के बीच में जो है वो पीएच आता है। अगर 7 से कम पीएच है, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो वो एसिड आएगा, वो एसिडिक जो है वो माना जाएगा। 7 से ज़्यादा 8, 9, 10 तो वो जो है वो बेस की ओर जो है वो आता है। जैसे कि इंसान का ब्लड होता है, ब्लड स्लाइटली बेसिक जो है वो होता है, तो इसका पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में जो है वो वेरी करता है। और पीएच स्केल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जो है वो चलता है। 0 का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और 14 का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्गली बेसिक है, उसको अल्कलाइन भी जो है वो बोलते हैं। तो ये आपको पीएच के बारे में नॉर्मल सी जानकारी, जो बेसिक सी जानकारी है वो पता होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ों का पीएच पूछ जाता है, हमने सिर्फ और सिर्फ पीएच वाटर का जाना, हमने जो है वो ह्यूमन ब्लड का पीएच जो है वो जाना। लेमन जूस का पीएच कई बार पूछ लिया जाता है, तो लेमन जूस का पीएच जो है वो 7 से कम ही होता है, लगभग 5 से लेकर 5.60 के बीच में जो है वो इसका जो है वो पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन यानी कि अपच के साथ निपटने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो होता है। इससे पहले वाली जो H25 नंबर की सीरीज थी उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था और डिटेल से पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।